हेलो गाइस, वेलकम बैक वन सेकंड देसी संगम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं नरेशन के कुछ और नियमों को। यदि आपने इसके पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप जाइएगा, वीडियो को वॉच करिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। इसमें देखते हैं कुछ ऐसे नियमों को जिनके द्वारा हम दिए गए वाक्यों को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। इसकी पिछली वीडियोज़ को आप देखिए, जरूर देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। लिखा कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इज एम आर यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे आपको पता है कि इज एम आर का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यदि डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में इज एम और आर में से किसी का यूज किया गया हो तो उसे जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, वाज और वर में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि हमें डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में इज एम और आर मिले तो उसे हम वाज और वर में चेंज कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कैसे ये कहा गया है। तो पहला वाक्य लिया गया है दे सेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा यू आर डल। आपको पता होगा इस भाग को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इस भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए दे सेड यू आर डल, मैंने बताया था कि यदि इस प्लेस पे से या सेज आता है यानी कि प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे पास्ट में होता है तो इसके टेंस को बदला जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेड है तो हम इसके टेंस को क्या करेंगे, बदलेंगे। एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यहाँ पे आया है यू, ये सेकंड पर्सन का है, तो मैंने बताया था कि यदि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्वयं से एक ऑब्जेक्ट मानते हैं जो कि फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का होना चाहिए। यदि आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके पहले की वीडियोस को वॉच करिए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे यू आएगा तो हमें यहाँ पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, और जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सैड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो मैंने यहाँ पे बनाया दे टोल्ड, मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मी मान लेता था ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो दे टोल्ड मी, देन कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे क्योंकि अभी भी हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो दे टोल्ड मी दैट, अब देखो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सन बट्टा 123 के रूप में। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पास जाता है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट मैंने क्या माना, मी, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आना है तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। इस तरीके से वाक्य बना दे टोल्ड मी दैट आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे बता रखा है कि इस एम आ रहा है तो वाज और वर में आप क्या करोगे, चेंज करोगे। तो यू आर डल, तो आई के बाद एम नहीं लगाओगे, आई वाज क्या लगाओगे, डल। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। रामू सेड टू हर सीता इज जेंटल। ठीक है, रामू सेड टू हर सीता इज जेंटल। अब देखिए यहाँ पे रामू सेड टू हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है और हमें ऐसा कुछ नहीं मानना है क्योंकि यहाँ पे यू भी नहीं आया है। ठीक है, अगर यू आता, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता जैसा कि इस सेंटेंस में था तो हमें मानना पड़ता। इसको हम बनाएंगे सिंपल अपने नियम से, तो बनेगा रामू टोल्ड, टोल्ड क्यों किए, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ था। फिर लिखेंगे हर, देन कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद सीता इज जेंटल, सीता चूंकि हमारा नाउन है तो नाउन को चेंज नहीं करते, अगर प्रोनाउन आता तो प्रोनाउन को देखते किसके हिसाब से चेंज करना है। सीता इज है तो क्या लग जाएगा, वाज, एंड जेंटल को जेंटल रहने देते हैं, बड़ी मुश्किल से तो जेंटल बनी होंगी। ठीक है, रामू टोल्ड हर दैट सीता वाज जेंटल। ठीक है, अब क्रिटिसाइज नहीं करना किसी को, बस मैं ऐसे ही मैंने जोक किया था। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट नियम कह रहा है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में हैज टू, हैव टू, हैड टू आता है, इसको जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो सबको चेंज करके किस में कर दोगे, हैड टू में। इधर से जितने भी लिखे इनमें से कुछ भी आता है आप उसको क्या कर दीजिएगा, हैड टू, देन मेन उनकी फर्स्ट टर्म तो आनी ही आनी है, तो आपको कंफर्म होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो बनाएंगे इसको तो बनेगा ही, देखो ऑब्जेक्ट आया तो सेड किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में, बनेगा ही टोल्ड मी, देन कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। यू हैव टू डू इट, यू चूंकि हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, आई। अब आई के हिसाब से यहाँ पे हैज टू, हैव टू कुछ भी है, हमें जाना किसमें, हैड टू में, तो हम इसको सिंपली हैड टू करेंगे, देन मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म जो दिया गया उसको एज इट इज क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जहां कहीं भी थोड़ी सी आपको चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं समझ पा रहा हूं उस बात को, तो मैंने बताया आपको कि आप इसकी पहले की वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने सारी चीजों को एक एक करके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए उसको। नेक्स्ट नियम है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में कैन और मे आए तो कैन को किस में चेंज करोगे,
कुड में चेंज करोगे और मे को किस में चेंज करोगे, माइट में। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा सर सिर्फ कैन और मे क्यों लिया, और भी मॉडल्स हैं, और भी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है ना, उनको क्यों नहीं लिया। तो देखो मैंने बताया था कि जब भी फ्यूचर में आएगा तो शैल, शुड में, विल, वुड में जाएगा, ये मैंने बता रखा था आपको। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। यदि डायरेक्ट नरेशन में कैन आए तो कैन को कुड में चेंज कर दो, मे आए तो मे को माइट में चेंज कर दो। एग्जांपल देखते हैं, ही सेड आई कैन डू इट, ही सेड आई कैन डू इट। तो देखो ऑब्जेक्ट तो नहीं आया था और यहाँ पे यू भी नहीं है कि हम इसको चेंज करें, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे दैट का यूज करेंगे कंजंक्शन लगा के, ही सेड कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। आई कौन सा पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन किसके पास जाता है, आप देख सकते हो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट कौन है, ही। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। कैन को किस में चेंज करना है, कुड में, तो लिखा हमने ही कुड डू इट। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि यदि पहले से ही डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में कुड आ जाए, शुड आ जाए, माइट आ जाए, वुड आ जाए, मस्ट आए, ऑट टू या फिर यूज्ड टू भी आ सकता है, एंड उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो उसमें नो चेंज, यानी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो भी इधर से आया होगा उसी को हम क्या करेंगे, यूज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कैन और मे को मैंने अलग बताया, कैन को कुड में चेंज करना, मे को माइट में चेंज करना, बट यदि ये पहले से ही चेंज हो कि ये सारी चीजें आ जाती हैं तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो आया होगा उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आवर टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, तो बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे यू आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हमें अपने मन से ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं, हमने लिखा यहाँ पे आवर टीचर, तो बताओ जब ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये सेट किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, तो आवर टीचर टोल्ड, मैं क्या मान लूं, देम, यस मैं देम मान लेता हूं। मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन से आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने थर्ड पर्सन से देम मान लिया। आवर टीचर टोल्ड देम दैट, देन आप यहाँ यूज करोगे सब्जेक्ट के रूप में दे, क्यों, क्योंकि यूज सेकंड पर्सन का, ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट हमने देम माना था, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा देम का, दे, दैट दे मस्ट वर्क हार्ड, तो मस्ट को तो चेंज ही नहीं करना, अब ये भी मैंने यहाँ बता रखा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट नियम थे मैंने यहाँ पे आपको बताया। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि और कौन से ऐसे नियम है जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम देखेंगे कि टेंस संबंधी कौन कौन से अपवाद हैं जो टेंस के नियमों का पालन नहीं करते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपने इसके पहले की वीडियोज को नहीं देखा है, जहाँ पे मैंने नरेशन का आपको अच्छे से पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, नरेशन क्या होता है, नरेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। फिर और भी जो इंपॉर्टेंट रूल थे, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं, यदि आपने नहीं देखा है वीडियोस को तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो को वॉच करो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से नियम है जिनको हमें जानना चाहिए। मैंने बताया आपको कि अब हम बात करेंगे टेंस संबंधी अपवाद के रूप में। टेंस संबंधी अपवाद कहने का मतलब यह है कि इसके पहले जो मैंने नियम बताया था कि कैसे टेंस बदलता था, तो मैंने बताया था आपको वहां पे कि जब रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में यानी कि सैड आए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलते थे। अब बात क्या होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका है वो पास्ट टेंस में तो आएगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाएगा, ठीक है। एक्सेप्शन के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम बदलते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम उसको नहीं बदलते हैं। तो अब कौन से ऐसे नियम है, कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी कि जब नहीं बदलेंगे, चलिए उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का RS का मतलब क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीजें आपको बोर्ड पे लिख के इसलिए देता हूं ताकि आप क्या करिए, इनको एक अच्छे से नोट में, फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था इस पे नरेशन के बारे में, वहां से लेकर के यदि आप पूरे वीडियोस को क्रम से एक नोट बनाएं तो आपका नोट एक बहुत ही बेहतरीन नोट बनेगा। इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए, आप एक बार बना के देखिएगा इसको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। कंडीशन कौन सी है, पहली पॉइंट ये कह रही है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य होने वाली बात हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं उसको,
जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात हो, यानी कि ऐसी बातें हो जो हर एक जगह सत्य होती हो, वो गलत नहीं होती हो, उनको हम क्या करेंगे, जब उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसके टेंस को नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, माई टीचर सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। जैसे मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करता हूं तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लिखा है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है। तो बताओ इस बात को कौन मना करेगा? इस बात को कोई भी मना नहीं कर सकता कि सूरज पूरब में नहीं उगता, पश्चिम में उगता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पूरब में ही उगता है। तो इस वाक्य को जो हम इसमें देख रहे हैं, तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसके टेंस को नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही यहाँ पे सैड आया हो। मैंने इसके पहले क्या बताया था, जैसे हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट में होती थी, हम इसके टेंस को बदलते थे। अब मैंने बताया कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ वाली कोई बात दी गई होगी रिपोर्टेड स्पीच में, तो सैड होने के बाद भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे। चलिए बनाते हैं, लिखेंगे माई टीचर, ऑब्जेक्ट आया तो टोल्ड में तो करेंगे ही करेंगे, कंजंक्शन दैट, यहीं पे आप क्या करोगे, दैट का यूज करने के बाद दिए गए सेंटेंस को ज्यों का त्यों पूरा लास्ट तक क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी, जो जैसे दिया गया है उसको वैसे ही क्या करिए, नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर है। तो बन गया, माई टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोहन सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो भाई ये भी बात सही है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस बात को भी आप नकार नहीं सकते। तो यह भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ वाला फैक्टर है। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में देखना है कि क्या उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बात कही गई है। पढ़ेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सोहन टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता तो टोल्ड करते। तो बन गया सोहन सेड, देन कंजंक्शन दैट का यूज करोगे आप यहाँ पे। बाकी चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो चेंज कुछ नहीं करना, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, राउंड द सन। थोड़ा स्पीड में ज़्यादा रखता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप इसको आसानी से देख सके और समझ सके। आई होप कि जो भी राइटिंग्स मेरी आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियम कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई आदत या कहावत जो अधिकांश किस टेंस में होती है, प्रेजेंट टेंस में। कहावत की बातें करेंगे तो अधिकतर किस में आएगी, प्रेजेंट टेंस में। ये 100% नहीं कहा गया, अधिकांश कहा गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ढूंढना ही शुरू करो कि नहीं वही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आदत संबंधी बात अगर की जाती है जो अधिकांश प्रेजेंट में होगी, तब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही रिपोर्टिंग ऑफ सैड दिया गया हो या फिर पास्ट के कुछ और भी दिए गए हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं। एग्जाम्पल कहता है, सीता सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। लिखा है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, या उनकी एक आदत होती है भौंकने की। तो यह एक आदत संबंधी बात की गई है, तो इसके टेंस को भी नहीं बदला जाएगा। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा सीता सेड, बताया ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने टोल्ड नहीं किया। देन कंजंक्शन दैट का यूज करोगे, और चूंकि ये बात वही है आदत वाली तो चेंज भी नहीं करेंगे। DOGS डॉग्स, देन बार्क एट द स्ट्रेंजर। ओके, I hope it is clear to all of you. Next है, our teacher said honesty is the best policy. Our teacher said honesty is the best policy. तो आपको भी ये बातें पता है कि honesty is the best policy हमारी क्या है, एक कहावत के रूप में कह लीजिए, या फिर ऐसी बातें हम करते हैं ये गलत नहीं है। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो our teacher said that, ऑब्जेक्ट आता तो टोल्ड में करते, नहीं आया था तो नहीं किया। ठीक है, our teacher said that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ठीक है, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सबको ईमानदार बनना चाहिए, आपको भी ईमानदार बनना चाहिए। नेक्स्ट है, सोहन सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो इसे आप बनाइए, बस सेम नियम यही काम करता है यहाँ पर भी। इसे आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल ये नंबर 3। ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक घटना मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इतिहास की बातें, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ऐसी कोई चीजें जो इतिहास से रिलेटेड हों, अगर ऐसी कोई घटना हमारे दिए गए वाक्य में आती है, डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में,
यानी उसके रिपोर्टेड स्पीच में आती है। तो जब हम उस डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें उसके टेंस को नहीं बदलना है। हम यही सीख रहे हैं कि कब हमें टेंस को नहीं बदलना है। तो ये बातें हमने आपको बताया था कि जब कोई आदत हो, कोई कहावत दी गई जो प्रेजेंट टेंस में होती है, और मैंने आपको बताया कि यदि कोई सदा सत्य होने वाली बात हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो वहां भी हम टेंस को नहीं बदलते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक घटना यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बातें की जाएंगी तो वहां पर भी हमें टेंस को नहीं बदलना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल से समझिए। लेंचो सेड, नाम से तो आपका परिचय बड़े अच्छे से हुआ होगा। लेंचो सेड, लेंचो नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये हमारे चैप्टर में है क्लास 10th के। ओके, तो लेंचो सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। देखिए लेंचो सेड ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसको हम बनाएंगे तो बनेगा लेंचो सेड कंजक्शन दैट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया होता तो यहाँ पे हम टोल्ड करते। मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, आपको ये चीजें बिल्कुल याद हो जाएं। तो लेंचो सेड दैट, देखो ये ऐतिहासिक घटना है ना, इंडिया बिकेम फ्री 1947 कि भारत 1947 में क्या हुआ, फ्री हुआ था। ऐतिहासिक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो यहाँ पे हमें उसको एज इट इज क्या कर देना है, लिख देना है। तो थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना। लेंचो सेड दैट, फिर लिखेंगे यहाँ पे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो बन गया लेंचो सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। आपको मेरे बोलने के स्पीड से प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये चाह के भी मैं इसको दूर नहीं कर पाता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ से हेल्प लीजिए, मेरी बातों को सुनिए गौर से, आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मोहन सेड टू मी महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो ये भी हमको दिख रहा है कि भाई सही बात है, तो क्या करेंगे, सीधे लिखते हैं मोहन। चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो क्या आया है तो सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में। तो मोहन टोल्ड मी, कंजक्शन कौन सा यूज करना भाई, दैट का यूज करना है। और ये सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसे लिखोगे, महात्मा गांधी was born on 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया, बट आपको ऐसा नहीं करना, पूरा नाम लिखिएगा इनका। चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य अवास्तविक हो, इसका मतलब कि वह रियल ना हो, है ना, बोलते हैं ना इसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा कुछ भी हो, या फिर किसी असंभव शर्त को दिखाता हो। तो अच्छा, ये मैंने लिखा है कि ये सेंटेंसेस अधिकतर इफ प्लस ऐसे आगे शुरू होते हैं। ठीक, इफ आई वर देयर ऐसे शुरू होंगे सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं असंभव शर्त कैसे होगी। ही सेड इफ आई वर देयर आई वुड स्टडी, यानी कि यदि मैं वहां होता तो मैं पढ़ाई करता। हो नहीं वहां पे, अवास्तविक है, मैं वहां पे हूं नहीं, बट मैं एक कल्पना कर रहा हूं, इमेजिन करवा रहा हूं कि यदि मैं वहां होता तो मैं पढ़ाई करता। इसको चेंज करेंगे तो देख रहे हो आप, अवास्तविक है या फिर असंभव शर्त को दिखा रहा है। तो बनाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट चूंकि नहीं आया तो सेड के बाद सीधे दैट से हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ही सेड दैट, अब देखो दैट लगाया आपने तो इस सेंटेंस को पूरा जोड़ो, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप पूरा चेंज नहीं करोगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां भी मैंने चेंज किया, मैंने प्रोनाउन कहीं पे आया भी नहीं था, लेकिन यदि प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन को चेंज करेंगे। हम किसकी बातें कर रहे हैं, हम टेंस को नहीं बदलेंगे, बट प्रोनाउन हमारा क्या होगा, चेंज होगा। जो मैंने आपको सन बट्टा 123 का नियम बताया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा मैंने कि इफ, ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके पास, सब्जेक्ट के पास जाएगा, सन बट्टा 123। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखेंगे सन बट्टा 123, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के पास। तो आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में किसके पास जाएगा, ही के पास। ही के हिसाब से सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। अब इसमें टेंस तो हमें चेंज नहीं करना, तो वर का वर रहेगा। अब आप कहोगे सर नहीं, ही के साथ तो वाज लगता है। तो देखो जब इमेजिन किए जाते हैं ना तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो सबके साथ वर ही लगता है, तो वाज यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। ही सेड दैट इफ ही वर देयर, फिर से आई, फिर से जाएगा ही के पास, तो यहाँ पे फिर से ही लिखेंगे, कॉमा के बाद ही वुड स्टडी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया इसको क्या करिए, आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी चीजों को सीख पा रहे हो। ओके, आगे देखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कुछ आगे के नियमों को। अब कुछ विशेष परिवर्तन, ऐसे विशेष परिवर्तन है जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जब हम डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। हमने बहुत से नियमों को सीखा, कुछ और भी नियमों को देख लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में स्पीकर जिससे बातें करता है वह रिपोर्टिंग वर्ब में न आकर के रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। इसके बाद कॉमा या संबोधन का चिन्ह लगा होता है। देखिए मैं बात बता दूं आपको, कभी कभी क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है जिससे बातें करता है, ये स्पीकर किसके लिए आया है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है या जिस व्यक्ति से बातें कर रहा है वह रिपोर्टिंग वर्ब में न आकर के गलती से कहाँ चला गया? रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो उसको हमको पकड़ के बाहर लाना पड़ेगा। अब पकड़ के बाहर लाने के लिए पहचानना पड़ेगा कि कौन सा है वो। तो बता दिया कि उसके बाद या तो कॉमा लगा होगा या फिर कोई मार्क ये संबोधन का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा क्या करेंगे तब? तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यदि कोई रिपोर्टेड स्पीच में चला गया गलती से तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के बाहर लेके चले आएंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारी वर्ब चेंज होना क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएंगी। एक और नियम है कि एड्रेसिंग या कॉलिंग का भी आप यूज करके बना सकते हो। दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि क्या होगा, ही सेड। देखो सेड होगा क्या? नहीं जी, यहाँ पे गोलू आया ना बीच में, इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि ये गलती से तो इसमें चला गया, आना इसको यहाँ पे चाहिए था। तो सेड नहीं, जब ऑब्जेक्ट हमको मिल गया तो किस में बदल जाएगा? टोल्ड में बदल जाएगा। बोलो यस और नो? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट मिल गया तो सेड किस में बदलेगा? टोल्ड में। तो ही टोल्ड किससे बोला? गोलू दैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यही था, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन किसके पास? सब्जेक्ट के पास। तो क्या बन जाएगा? ही। अब आपको बताया था मैंने कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में आई एम गोइंग, ही वाज गोइंग बन जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं इसको आपको कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जिससे बातें करता है, स्पीकर जिससे बातें करता है, वह रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में न आकर के रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब चला जाएगा तो उसके बाद या तो कॉमा लग जाएगा या फिर संबोधन का चिन्ह लग जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे? लेकर के बाहर चले आएंगे। ठीक है, तो जब हमारा बाहर आएगा तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर आएगा, और जो हमारी वर्ब यहाँ पे सेड है ऑब्जेक्ट को जैसे ही पाएगी वो किसमें बदल जाएगी? टोल्ड में बदल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ही टोल्ड गोलू दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का था तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के पास जाएगा, ही के पास सब्जेक्ट ही बन जाएगा। आई एम गोइंग तो ही वाज गोइंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में मैंने आपको बताया था चेंज करने के लिए टेंस के बारे में। चलिए एक और तरीका क्या है जो हम एड्रेसिंग या कॉलिंग का, आप चाहो तो एड्रेसिंग का यूज करो, आप चाहे तो कॉलिंग का यूज करो। मैं कॉलिंग के यूज से आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका। देखिए ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी आप ढूंढ लीजिएगा इनको, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आप नोट बनाइए और यकीन मानिए बेहतरीन नोट आपका बनेगा। उस नोट से फ्यूचर में जो कोई भी पढ़ेगा वो आपको बोलेगा कि हाँ किसी टीचर से आपने इसके बारे में पढ़ा था। चलिए इसको बनाते हैं। तो क्या करेंगे? कॉलिंग, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कॉलिंग का यूज करोगे तो किसको बुला रहा था? गोलू को, तो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा तुरंत बाद। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है गलती से, इस कॉलिंग के बाद उसका नाम लिखेंगे। कॉलिंग गोलू, यहां तक हो गई बातें। अब फिर यही सेंटेंस फिर से हमारा शुरू हो जाएगा, ही सेड दैट। अब आप कहोगे सर जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में बाहर आया, नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने पहले तरीके में बाहर लेके आया, दूसरे में कॉलिंग का जब यूज करेंगे तो कॉलिंग के बाद जो भी एड्रेसिंग नाउन था उसका हम यूज करेंगे कॉलिंग गोलू, फिर सेंटेंस हमारा पहले की तरह शुरू हो जाएगा। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन का तो ही बन जाएगा वाज गोइंग। तो बना कॉलिंग गोलू, ही सेड दैट ही वाज गोइंग। गोलू को पुकारते हुए, गोलू को बुलाते हुए उसने कहा कि वह जा रहा था। ये हिंदी में हमारा बनेगा। नेक्स्ट है सोहन सेड बॉयज आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। यह आपके लिए होमवर्क है, इसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं जान पाऊं कि आपको ये नियम कितना समझ में आया है। आप दोनों से बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट नियम कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल यू सी आए तो इन्हें हम हटा देते हैं। कभी कभी आप देखते हो लोग बोलते हैं तो वेल यू सी ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं कूल दिखने के लिए। किस लिए? कूल लिखने के लिए। तो वेल और यू सी को बकवास समझ के आप सेंटेंस से क्या कर दीजिएगा, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए तो उनको हटा दीजिएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं और बना के भी देखते हैं। एग्जांपल है ही सेड टू अस वेल आई कैन डू इट। ओके, तो बनाएंगे तो बनेगा ही, देखो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया तो टोल्ड में बदलेंगे तो ही टोल्ड अस कंजंक्शन दैट
वेल चला गया नानी के घर, आई फर्स्ट पर्सन का ही के पास जाएगा तो बनेगा ही। कैन को हमने बताया था कि आप कुड में चेंज करोगे, बोलो याद है कि नहीं है? बिल्कुल, अभी अभी हमने सीखा है। कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में। और यदि पहले से ही कुड आ जाए तो उसको नहीं चेंज करते, वही लिखते हैं। तो बना ही टोल्ड अस दैट ही कुड डू इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू आए तो उसको थैंक्ड में बदल देते हैं, और यदि सर या मैडम का यूज किया गया हो सेंटेंस में तो रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं, और सर और मैडम को फिनिश का मतलब कि उनको हटा देते हैं, फिनिश नहीं करना है। सर और मैडम को हटा देंगे, रिस्पेक्टफुली में चेंज कर देंगे, और थैंक यू आया होगा तो थैंक्ड में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड टू मी थैंक यू, कुछ नहीं करना, सेड टू को हटा दो, सीधे लिखो ही थैंक्ड मी। ठीक है, क्या बनेगा? ही सेड टू मी थैंक यू, हम लिखेंगे ही थैंक्ड मी। लिखोगे थैंक्ड लिखोगे, यदि थैंक यू आया होगा तो फिर ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिख दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही सेड टू मीरा मैडम आई कैन डू इट। देखो मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम एक्सरसाइज करेंगे, बट मैं एक बार सोच रहा हूं कि आपको एक एक दो एग्जांपल देके सारे नियम पहले मैं कंप्लीट कर दूं, देन हम एक्सरसाइज करेंगे, भरपूर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी आप जितने भी एक्सरसाइज पाते हैं बनाइए, आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, ही सेड टू मीरा मैडम आई कैन डू इट, ही सेड टू मीरा मैडम आई कैन डू इट। तो देखो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया तो क्या करोगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सर या मैडम को हटाएंगे तो इसी वर्ब से पहले रिस्पेक्टफुली आपको यूज करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसी वर्ब से पहले आप क्या करोगे? रिस्पेक्टफुली का यूज करोगे। मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने चीजों को इसी में क्या कर दिया? समेट दिया है। तो ही, अब मैंने बताया कि इसके पहले आप रिस्पेक्टफुली का यूज करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैडम आया, तो मैडम और सर को हटाएंगे, इसके बदले रिस्पेक्टफुली जो कि इसी वर्ब से पहले आएगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो ही रिस्पेक्टफुली सेड टू मीरा, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड मीरा लिखेंगे। ही रिस्पेक्टफुली टोल्ड मीरा कंजंक्शन दैट। अब यहाँ पे जो था हमारा मैडम, ये क्या हो गया? हट गया। आई फर्स्ट पर्सन है, इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? ही। अब देखो यहाँ पे कैन आया है तो कैन किस में चेंज होगा? कुड में। ठीक है, एंड डू इट। तो बन गया इस तरीके से हमारा वाक्य, ही रिस्पेक्टफुली टोल्ड मीरा दैट ही कुड डू इट। तो मैं उम्मीद